हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शब्द नगरी में। आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग तरह की कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें एक छोटी सी बच्ची कैसे डाकुओं का हृदय परिवर्तन करते हैं और उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देती है। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी। साहब, सिर्फ 500 रुपये का कर्ज लिया था, आज चुकाते हुए 1 वर्ष हो गए। फिर भी यह साहूकार कहता है कि 10,000 बकाया है। 5,000 रुपये हर महीने का देता हूँ, 6,000 रुपये तो दे चुका हूँ, और कितना दूँ? इससे अच्छा तो होता कि मैं मर ही जाऊँ। समझ नहीं आता कि परिवार के लिए कमा रहा हूँ या इस साहूकार के लिए। ऊपर से हर दिन 1 घंटे की मजदूरी करता हूँ इनके यहाँ पे रह के। बीच में फिर साहूकार टोकते हुए कि मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी ना कहा था पैसे लेने को। तुमसे खुद 15% ब्याज की शर्त पर मैंने पैसे लिए और अब मुकर रहे हो। और यह देखो, कागज का वही कागज है ना। शांत रहो, ज़्यादा चालाकी मत दिखाओ। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही डाकू बनने को मजबूर होते हैं। अभी जाकर जो कह देगा न तो तुम भागकर आओगे मेरे पास और जितना दिए हो उसका 10 गुना छीन लोगे। कलेक्टर साहब ये तमतमाते हुए बोले। सबने बड़ी आश्चर्य भरी निगाहों से कलेक्टर की ओर देखा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि भरी सभा में किसी ने अनुशासन बनाने वाले को एक डाकू की तरफदारी करते देखा। और आज अचानक इतना प्यार कैसे और क्यों? सभी आश्चर्य होकर कलेक्टर साहब की ओर देख रहे थे और वो बोले ही जा रहे थे। अब बोलिए, क्या कहना है, कितना बचा? नहीं साहब, हो गया, बोलते हुए साहूकार जैसे चुप सा हो गया। तभी थोड़ी देर में जोरदार गोलियों से सारा आकाश गूंज उठा। तभी बिगुल, जो बाजा होता है, बिगुल की जानी पहचानी आवाज़ ने जैसे सबके रोंगटे खड़े कर दिए। यह क्या? यह तो उस घाटी के कुख्यात डाकू रामदास के आने का आगाज है। भली भांति सभी इस आवाज़ से परिचित थे। गांव का बच्चा बच्चा जानता था, जो जहां है वहीं खड़े रहे, क्योंकि डाकू रामदास के आने के बिगुल के बाद थोड़ी ही हरकत उसे बर्दाश्त नहीं। उसके आने से पहले उसके साथी आ चुके होते हैं। थोड़ी भी हरकत यानी मौत को बुलावा देना। बिगुल की आवाज़ लगातार नज़दीक आती सुनाई दे रही थी और सभी के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। ऐसा लगता था जैसे साक्षात सरस्वती ने पदार्पण किया हो, क्योंकि एक विशेष आभा मंडल ने जैसे सबके डर को काफूर सा कर दिया। क्योंकि सफ़ेद फ्राक में लाल चुनर ओढ़े श्याम वर्ण के घोड़े पे सवार कुमुद अपने खुले केस के साथ हवा में चेतक घोड़े को जैसे लहराते हुए चली आ रही थी। उसका सुंदर चेहरा, तीखे नयन और मनमोहिनी मुस्कान ने जैसे सबको मोह लिया था। लेकिन फिर भी सभी सचेत अवस्था में अपनी जगह खड़े हो गए। सबसे आगे कुमुद अपने श्याम वर्ण घोड़े के साथ और पीछे रामदास की पूरी सेना। इतने गुंडों का एक साथ में समूह आते देख ऐसा जान पड़ता जैसे घाटी से नहीं, ऊंची पहाड़ी से स्वयं गंगा बहती चली आ रही है। तिकोनी आकार में सजी सेना की प्रमुख कुमुद आज एक विचित्र मुस्कान लिए हाथ में सफ़ेद झंडे को लहराते हुए आगे बढ़ी चली आ रही थी। सबसे विचित्र बात तो यह थी कि सभी डाकू के हाथ में सफ़ेद झंडे के कतार दिखते थे। ऐसा लग रहा था यह सब कुमुद ने ही करवाया हो। कलेक्टर साहब के चेहरे पे प्रसन्नता और उत्सुकता साफ बता रही थी कि वे सब कुछ जानते थे।
तभी स्वयं एसपी ने आगे बढ़कर नम आंखों से सीधे तनकर कुमुद को एक जोरदार सैल्यूट किया और खुद अपना हाथ आगे बढ़ाकर कुमुद को नीचे उतारा। वह कुमुद बड़ी सावधान मुद्रा में मंच की ओर ऐसे जा रही थी जैसे वह खुद उस सभा की मुखिया हो। पूरा जन समुदाय अब डर के माहौल से निकलकर एक आश्चर्यजनक विस्मय भरी निगाहों से सिर्फ कुमुद को ही देखे जा रहे थे, जैसे उस प्यारी बच्ची ने सबका मन मोह लिया हो, जैसे कोई भी उसे अपनी दृष्टि से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होना देना चाहता था। तभी अचानक, आखिर कौन है कुमुद? दोस्तों, इसका अगला भाग जानने के लिए मैं कल आपको दूसरा पार्ट इसका सुनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करें